हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी दूसरी क्लास में राजस्थान हिस्ट्री के जो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की सभ्यता को लेकर के उसमें हम आगे बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है? राजस्थान की सभ्यताएं। और आज हम पहली सभ्यता स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारी सभ्यता का पहला है आहड़। आहड़ सभ्यता। यदि आप इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हमारी आहड़ सभ्यता 2800 ईसा पूर्व से और 1900 ईसा पूर्व के बीच के मध्य में हुई थी। यदि इसके टाइम की बात करें तो टाइम पीरियड क्या है? 2800 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। यदि हम आहड़ की बात करें तो ये स्थल जो है ये कहाँ स्थित है? उदयपुर में। यदि यहाँ नदी की बात की जाए, कौन सी नदी है? बेड़च नदी, या यही नदी आगे जाकर आहड़ या आयड़ नदी कहलाती है। आयड़ या आहड़ नदी कहलाती है। आगे हम जब इसकी बात करते हैं तो हम बात करते हैं इसके खोजकर्ता की, कि हमारी जो आहड़ सभ्यता है इसकी खोज किसने की। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आहड़ जो है ये एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। कैसा स्थल है? ताम्र पाषाणिक स्थल है। ताम्र पाषाणिक स्थल से मतलब क्या है? तो हमने पहले ही बात कर लिया है कि जहां से हमें तांबा के बारे में पता चलता है, तांबे के औजार मिलते हैं, उपकरण मिलते हैं, तो वो सभी स्थल ताम्र पाषाणिक स्थल कहलाएंगे। आगे हम जब बात करते हैं इसके खोजकर्ता की, तो इसके खोज की है अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास। अच्छा, खोज तो की, लेकिन खोज की कब? तो अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की है 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में। अच्छा फ्रेंड्स, हमने जो आहड़ के बारे में अब तक पढ़ा है इसमें हमने एक चीज़ ध्यान रखी कि पहली उस स्थल कहाँ है, तो वो स्थल है उदयपुर में। नदी कौन सी है? बेड़च नदी। ताम्र पाषाणिक स्थल है, खोज की अक्षय कीर्ति व्यास। अब यहाँ तक हम जो कॉन्क्लूजन निकालते हैं, पहला कॉन्क्लूजन निकलता है कि जितनी भी सभ्यताएं बसी हैं वो ज़्यादातर नदियों के किनारे बसी। ऐसा क्यों? हमने जो पिछली क्लास में जो पढ़ा है, उन पिछली क्लास में हमने ये जाना कि मनुष्य जो था वो यायावर था। धीरे धीरे यायावर खाद्य संग्राहक बना, खाद्य संग्राहक से वो खाद्य उत्पादक बना नवपाषाण काल में। लेकिन इसके बीच में एक आद्य ऐतिहासिक काल का पीरियड आता है। उस आद्य ऐतिहासिक काल में मानव जो था वो सभ्यताओं में आ गया था। उसने लिपि सीख ली थी, उसको लिपि का ज्ञान हो गया था
और लिपि का ज्ञान होने का मतलब ही है कि वो सभ्यता सीख गया था। तो जब ये सभ्यताओं में आया तो उसको वैसे स्थान ज़्यादा पसंद थे जहाँ पानी की सुविधा हो, क्योंकि जहाँ पानी है वो अपनी प्यास बुझा सकता है। इसके अलावा जहाँ पानी होगा वहाँ जानवर उसको मिलने की संभावना ज़्यादा मिलेगी, जिनका वह शिकार कर सकता है। तो इसलिए जितनी भी सभ्यताएं हम पढ़ेंगे वो सभी सभ्यताएं लगभग किसी न किसी एक नदी के किनारे रहेंगी। हमारी आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे है। यदि हम आगे बात करें तो इसके उत्खननकर्ताओं की बात करनी होती है। उत्खननकर्ता, तो हमारी आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन हुआ तो ये उत्खनन 2 चरणों में हुआ। पहली बार जो उत्खनन करवाया वो किया HD सांकलिया ने। हसमुख धीरजलाल सांकलिया, HD सांकलिया ने पहली बार इसका उत्खनन करवाया। दूसरी बार जो उत्खनन हुआ वो करवाया है RC अग्रवाल ने, रतन चंद्र अग्रवाल। और ये दोनों उत्खनन होने के बाद में आगे की जो प्रक्रिया है वो होगी। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे की स्लाइड की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं आर्य सभ्यता को लेकर के। अब हम बात करेंगे आर्य सभ्यता के उपनामों की, कि सभ्यता के उपनाम कौन कौन से हैं। पहला जो उपनाम मिलता है इसका वो है आघाटपुर। पहला आघाटपुर, दूसरा जो उपनाम मिलता है वो है धूलकोट। आघाटपुर और धूलकोट। अब काफी जगह में आघाटपुर को आघाट दुर्ग भी बताया गया है। इसका रीजन समझ लें, पुर को दुर्ग भी कहा जाता है इसलिए। तीसरा जो इसका नाम मिलता है जो हम पढ़ते हैं वो है बनास की सभ्यता। और बनास की सभ्यता क्यों कहते हैं? हमने बेड़च नदी के बारे में पढ़ा। बेड़च नदी आगे जाकर बनास नदी में मिलती है, इसीलिए इसे प्रमुख रूप से बनास की सभ्यता कहा गया है। हमारी जो लास्ट जो इसका उपनाम है वो है ताम्रवती नगरी। अब इनके उपनामों के रीजन भी सुनते चले। आघाटपुर या आघाट दुर्ग। दूसरा धूलकोट, ये धूलकोट के पास स्थित है, पर्वत है उसे, तो धूल अधिक है इस कारण से इसका नाम रखे। ताम्रवती नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि तांबा अधिक मिला है, इस कारण से जहाँ तांबे के भंडार हैं, इस कारण इसको ताम्रवती नगरी कहा गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ से प्राप्त सामग्री की, कि हमें आहड़ सभ्यता से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि ये ताम्रवती नगरी है, ये ताम्र पाषाणिक स्थल है। इस कारण पहली चीज ये
कि यहाँ ताम्र पाषाणिक स्थल है, इस कारण तांबे के बड़े बड़े ढेर मिले हैं। क्या मिले हैं? तांबे के बड़े बड़े ढेर मिले हैं। तो पहला ही है तांबा के बड़े बड़े ढेर मिले हैं। ताम्र पाषाणिक स्थल है। खास बात यह है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों सभ्यताओं में यह एकमात्र है जहाँ से तांबे का व्यापक इस्तेमाल किया गया। ताम्र पाषाणिक सभ्यताओं में एकमात्र जहाँ के निवासियों ने तांबा का व्यापक प्रयोग किया है। व्यापक प्रयोग किया है। तो ताम्र पाषाणिक जो सभ्यताएं जितनी भी हैं उनमें एकमात्र ऐसी है जहां तांबे का व्यापक प्रयोग किया गया है। आपको ये स्लाइड जो है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने 2 विशेषताएं इसकी पढ़ ली हैं। हमारी नेक्स्ट तीसरी विशेषता क्या है? आहड़ की तीसरी विशेषता है कि हमने ये जान लिया है कि यहाँ से तांबे के बड़े बड़े ढेर मिले हैं। हमने ये जान लिया कि तांबे, यह जो आड़ है ये एक ताम्र युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि तांबे के जो बड़े बड़े ढेर मिले हैं, इसके अलावा हमें यहाँ से तांबा गलाने की भट्टी मिली है। क्या मिली हमें? तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं। भट्टियां मिली हैं। इसके अलावा हमें यहाँ से 2 तांबे की कुल्हाड़ियां मिली हैं। 2 तांबे की कुल्हाड़ियां मिली हैं। इसके अलावा हमें यहाँ से तांबा गलाने की भट्टियों और 2 कुल्हाड़ियाँ मिलने के बाद हमें यहाँ से कोठे या घोरे जो मिट्टी के बनाए जाते थे, मिट्टी के कोठे या घोरे मिले हैं। और संभवतः इनका प्रयोग जो है, इनका प्रयोग भंडारण में किया जाता होगा। किस में किया जाता होगा? भंडारण के लिए। यदि हम आगे बात करें तो हमें पूजा की सामग्री के बर्तन मिले हैं। पूजा की सामग्री के बर्तन मिले हैं। इसके अलावा यदि हम यहाँ बात करें तो हमें अनाज या धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। हमें यहाँ से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। हमें यहाँ से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं
उन पॉइंटों पर दोबारा ध्यान दें कि जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि हमें यहाँ से एक तो तांबे के ढेर मिले हैं, और तांबे के ढेरों के अलावा हमें यहाँ से तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं, 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, हमें यहाँ से मिट्टी के कोटे अथवा गोरे मिले हैं। और ये मिट्टी के कोटे अथवा जो गोरे हैं इनका प्रयोग भंडारण में किया जाता था। हमें यहाँ से पूजा की सामग्री के बर्तन मिले हैं, धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा तो फ्रेंड्स आगे तक हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें माप तोल के बाँट हैं, बाँट भी हमें मिले हैं। तो हमें यहाँ से माप तोल की जानकारी भी प्राप्त होती है। यदि हम यहाँ से आगे बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमें यहाँ से एक साथ कई चूल्हे मिले हैं, एक साथ कई चूल्हे मिले हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे हम विशेष ध्यान देते हैं। कई चूल्हे, मान लो किसी घर से हमें 6 चूल्हे मिले हैं, एक घर से हमें 5 चूल्हे मिले हैं, एक घर से हमें 7 चूल्हे मिले हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हमें इतने सारे चूल्हे मिल रहे हैं? इससे हमें एक चीज़ का अंदेशा और एक चीज़ पता चलती है कि हमें 6 चूल्हे मिलना, 5 चूल्हे मिलना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हैं ये संयुक्त परिवार में रहते होंगे। इनके यहाँ कैसी प्रथा रही होगी? संयुक्त परिवार प्रथा रही होगी। ठीक है, तो हमारा जो एक साथ कई चूल्हे मिले हैं, इससे हमें कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये जो है ये कैसे रहते होंगे? ये संयुक्त परिवार प्रथा में रहते होंगे, संयुक्त परिवार प्रथा में रहते होंगे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बताता है हमें कि यहाँ से हमें काले और लाल, कैसे काले और लाल रंग के बर्तन मिले हैं। कैसे बर्तन मिले हमें? काले व लाल कलर के बर्तन, बर्तन की जगह हम यहाँ यूज लेंगे मृत भांड। कैसे मिले हमें? हमें यहाँ से मृत भांड मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जब हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमें यहाँ तो फ्रेंड्स कि हमें अगला जो पॉइंट है, हमारा अगला पॉइंट क्या बताता है? हमारा अगला पॉइंट बताता है कि हमें 6 यूनानी मुद्राएं यहाँ से मिली हैं। पर ये जो 6 यूनानी मुद्राएं हैं, खास बात है कि इन 6 यूनानी मुद्राओं पर अपोलो की आकृति मिली है। किसकी? अपोलो की। अपोलो की आकृति प्राप्त हुई है। और अपोलो जो है ये यूनान का देवता है। कौन है अपोलो? यूनान का देवता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक बार ये 10 पॉइंटों को आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको इसका लास्ट पॉइंट बताता हूँ। तो ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम इसके लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है वो आप समझें कि इसका अंतिम बिंदु क्या है। और अंतिम बिंदु इसका है कि आहट जो है, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात की, आहट कैसी सभ्यता है? तो ये ताम्रवती नगरी इसको कहते हैं, ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। तो अंतिम जो बिंदु है वो ये बताता है कि आहट जो है, आहट ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। ये हमारा आहट सभ्यता को लेकर के अंतिम बिंदु है। जो
अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है अब हम उसका रिवीजन करेंगे, लेकिन एक बार आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लें कि आहट सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है या आपने इसको नोट डाउन कर लिया है तो हम इसका पुनः रिवीजन करते हैं कि आहट सभ्यता में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हम पुनः रिवीजन करते हैं कि आहट सभ्यता का हमने समय जाना पहले कि 2800 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में यह आहट सभ्यता पनपी, विकसित हुई। और इसी बीच हमने यहाँ पढ़ा कि इसका स्थल जो है, ये स्थल कौन सा था कि जहाँ आहट सभ्यता हुई, तो स्थल था उदयपुर। हमने पढ़ी इसकी नदी कैसे, कौन सी नदी थी, तो हमने जाना कि नदी का नाम था बेड़च नदी, जो आगे जाकर बनास नदी से मिलती है। हमने जाना कि आहट जो है ये कैसी सभ्यता है, तो ये ताम्र पाषाणिक स्थल है। कैसा स्थल है? ताम्र पाषाणिक स्थल है। हमने जाना कि आहट सभ्यता की जो खोज है, खोज किसने की, तो इसकी खोज की है अक्षय कीर्ति व्यास ने। यदि हम इसके उत्खननकर्ताओं की बात करें तो इसके उत्खनन, एक सेकेंड, यदि इसके उत्खननकर्ताओं की बात करें तो इसके उत्खननकर्ताओं में हमने जाना नंबर 1 H.D. सांकलिया, H.D. सांकलिया, हसमुख धीरजलाल सांकलिया। नंबर 2 पे हमने पढ़ा R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, ये दो नाम जिन्होंने उत्खनन किया। इसके बाद हमने यहाँ जाना इसका उपनाम कि आहट सभ्यता के उपनाम क्या है। नंबर 1 हमने जाना धूलकोट, क्या नाम है? धूलकोट। नंबर सेकंड पर हमने जाना कि इसका नाम है आघाटपुर या आघाट दुर्ग। नंबर 3 पर हमने जो नाम जाना वो है इसका उपनाम, वो है बनास की सभ्यता। एक सेकेंड, बनास की सभ्यता। और अंतिम जो इसका नाम था वो नाम क्या था? तो अंतिम जो नाम था वो नाम था इसका ताम्रवती नगरी। इसके बाद हमने जो पढ़ा फ्रेंड्स, इसके बाद हमने जाना कि हमें यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो हमने पढ़ा प्राप्त सामग्री। प्राप्त सामग्री में नंबर 1 पहला ही पॉइंट पढ़ा हमने कि यहाँ से हमें तांबा के ढेर मिले हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते ही गए कि हमें यहाँ से तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं, तांबा गलाने की भट्टी मिली है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमें यहाँ से 2 तांबे की कुल्हाड़ी मिली हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमें यहाँ से मिट्टी के कोठे या गोरे मिले हैं, जिनका प्रयोग संभवतः भंडारण के लिए किया जाता होगा। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ से हमें पूजा की सामग्री के बर्तन मिले हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमें यहाँ से लाल एवं काले
काले रंग के मृद भांड मिले हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि हमें यहाँ से आगे फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं। तो आगे हमें यहाँ से माप तोल के बांट मिले हैं। हमें यहाँ से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। हमें यहाँ से 6 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और इन मुद्राओं की खास बात क्या थी कि इन पर अपोलो की आकृति है। किसकी है? अपोलो की आकृति है। और अपोलो कौन है? मैंने आपको बताया था कि ये यूनानी देवता है। ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि हमें एक साथ कई चूल्हे मिले हैं। कई चूल्हे मिले हैं और ये चूल्हे हमें क्या बताते हैं? संयुक्त परिवार प्रथा। ओके। अब शायद मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई ऐसा पॉइंट है जो मिस हो गया है। एक रंगाई छपाई के प्रमाण मिले हैं। और एक अंतिम जो इम्पोर्टेंट जो बात है उसको जरूर ध्यान रखें कि ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। ठीक है फ्रेंड्स, कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन की बात करें तो सबसे प्राचीन कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की यदि बात की जाए तो फ्रेंड्स आज की क्लास हमारी इतनी है। आगे की जो हमारी क्लास होगी उसकी हम अभी बात कर लेते हैं कि हमारी जो आगे की क्लास रहेगी वो रहेगी कालीबंगा सभ्यता को लेकर के। नेक्स्ट क्लास में हम पूरी फुल चर्चा करेंगे कालीबंगा सभ्यता की। और हमारा जो वीडियो है यदि आप ये 2 या 3 बार देखेंगे तो आपके सभी नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट या सीईटी वगैरह तो नॉर्मल है, वो तो कोई बात ही नहीं है। पर आरएस में भी इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आहड़ की सभ्यता को लेकर के। आपको जो ये नोट्स बनवाए जा रहे हैं आप इनको अच्छे से पढ़ें, जिससे आप भविष्य में आने वाली जो भर्तियाँ हैं उनमें इसका लाभ उठा सकें। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कुछ भी सजेशन देना है या आपको लगता है कि यहाँ कमी रह गई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।